छात्रगण बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित कठिनतम प्रश्नों को भी आप राघव क्लासेज के छात्रों द्वारा तैयार किए गए इस बिहार ज्ञान श्रृंखला से आसानी से हल कर देंगे साहब। एक बार सुनकर तो देखिए, दीवाने हो जाएंगे। मैं शिखा कुमारी हाजीपुर बिहार से बिहार ज्ञान की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ है दीपक जी, सुदर्शन जी, कुणाल जी, साक्षी जी, रेणु जी, अतुल जी, अशोक जी, जीतू जी। हम लोग एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं जिसके माध्यम से आपको बिहार के बारे में जानकारी देने की एक पहल है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए और श्रृंखला के अंत में कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिए और बताइए कि आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। यह राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न पद धारण करेगा। महाधिवक्ता ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित करेगा। महाधिवक्ता का कार्य राज्य की सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने तथा ऐसे कार्य करना जो राज्यपाल द्वारा अथवा संविधान द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबद्ध राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। योग्यताएं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित हैं। उनके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को तब तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर चुका हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर चुका हो। धन्यवाद। मेरे टॉपिक से एक सवाल यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष के उम्र में खत्म हो जाता है। पीछे कुणाल जी ने बताया पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। अब आगे मुख्य न्यायाधीश के अस्थायी अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का आदेश दे सकता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश के दर्जे के 3 रजिस्ट्रार, 4 संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार होते हैं। जिलों में सब ऑर्डिनेट न्यायिक सेवा इस प्रकार है: मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, सब ऑर्डिनेट जज, साथ में सहायक सेशन जज, अतिरिक्त जिला और सेशन जज। जिला एवं सेशन जज प्रशासनिक प्रधान होता है। उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन जजों में से ही एक करता है। प्रशासनिक मामलों में जिला एवं सेशन जज के सहायक रूप में रजिस्ट्रार का पद सब जज के बराबर होता है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे मजिस्ट्रेट एवं जज हैं जिनका विशेष मामले जैसे प्रांतीय गुप्तचर विभाग या सीबीआई द्वारा तहकीकात हुए मामलों को लेकर पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है। इसका कार्यभार जिला एवं सेशन जज संभाल रहे हैं। बिहार के 1912 में बंगाल से अलग होने के बाद राज्य में प्रशासन की स्वतंत्र व्यवस्था गठित हुई है। इस प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप 1936 में सुनिश्चित हुआ जब उड़ीसा बिहार से अलग होकर एक पृथक प्रदेश के रूप में गठित हुआ। 1956 में राज्यों की सीमा पुनर्गठन किया गया। 15 नवंबर 2000 के विभाजन के पश्चात वर्तमान बिहार की अंतिम प्रशासनिक रूपरेखा सामने आई। बिहार में प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का गठन अंग्रेजी साम्राज्य की देन है। स्वतंत्रता के बाद प्रशासन के स्वरूप, नीति निर्धारण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया राजनीतिक सत्ता में निहित की गई। अब इस
तथ्य से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर आप सबको कमेंट में देना होगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? इससे आगे की जानकारी सुधाकर जी देंगे, जो कि हमारे साथ हाजीपुर से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सुधाकर सिंह, हाजीपुर बिहार से। बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में जैसा कि जीतू जी ने बताया, आगे की जानकारी मेरे द्वारा सुनिए। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक क्रियाओं से संबंधित सभी कार्यों का नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन यहीं से होता है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन के शीर्ष संस्था हैं। बिहार स्थापना के बाद से ही सचिवालय अपना कार्य शुरू कर दिया था। उस समय सचिवालय में केवल 8 विभाग थे। 1924 से विभागों में लगातार वृद्धि हुई। 1955 में 19 विभाग थे, जिनकी संख्या 1955 में 34 हो गई। सचिवालय में प्रत्येक विभाग का एक मुख्य प्रधान सचिव होता है। उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है। सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है। प्रमंडल राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल है। प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त, कमिश्नर कहलाता है। प्रमंडल के अंतर्गत अनेक जिले होते हैं। बिहार में 1936 में 4 प्रमंडल थे, जिनकी संख्या 1955 में बढ़कर 14 हो गए। जिला राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे प्रमुख इकाई जिला है। जिला का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी को इसके ऐतिहासिक कार्यों के अनुरूप कलेक्टर भी कहा जाता है। इसके अधिकार क्षेत्र में जिला स्तर विकास, प्रशासन एवं कल्याण से संबंधित अनेक विभागीय पदाधिकारी होते हैं। और अंत में एक सवाल, जिनका जवाब कमेंट के माध्यम से दें। 1955 में सचिवालय के विभागों की संख्या 19 से बढ़कर कितनी हो गई? आगे की जानकारी साक्षी जी देंगे। धन्यवाद। मैं साक्षी कुमारी बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सभी को स्वागत करती हूँ। जैसा कि मेरे से पूर्व सुधाकर जी ने बताया, अब आगे की जानकारी मैं दूंगी। जिला अधिकारी के रूप में यह जिला की कानूनी व्यवस्था तथा प्रशासन को निर्देश देने का भी काम करता है। हाल के वर्षों में इसे विकास एवं कल्याण संबंधी कार्य से सौंपे गए हैं। मध्य 1970 के दशक में जिला अधिकारी का निकास कार्यों को पृथक कर जिला विकास पदाधिकारी DDC का पद गठित किया गया, जो जिला ग्राम विकास संस्थान का प्रावधान होता है। जिला प्रशासन में विधि व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रम में पृथक्करण 2 अक्टूबर 1981 से लागू किया गया। जब राज्य में पंचायती राज कार्यक्रम सुसंगठित रूप से चलाए जाने लगे, तो वर्तमान में जिला अधिकारी विधि व्यवस्था के अतिरिक्त नागरिक आपूर्ति, राहत एवं पुनर्वास कार्यों के दायित्व का भी निर्वहन करता है। जिला अधिकारी सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है। यह जनता एवं प्रशासन के बीच प्रमुख कड़ी है तथा यह जिला चुनाव अधिकारी भी है। प्रमंडल एवं जिला की वर्तमान स्थिति। अंग्रेजी शासन में प्रादुर्भाव के पश्चात देशों को प्रशासनिक सुव्यवस्था की दृष्टि से जिलों में बांटे जाने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में 4 प्रमंडल थे और इन प्रमंडलों में 16 जिले को विभाजित किया गया था। 1947 से लेकर 1962 तक मात्र सहरसा सब डिवीजन के जिला का दर्जा दिया गया, परंतु अगले वर्ष 18 वर्ष में 15 नए जिले का गठन हुआ तथा 1980 में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। 1990 से 95 के बीच 13 नए जिले गठित किए गए। बिहार भौगोलिक क्षेत्रफल में देश है। 12वें स्थान पर जिले की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आता है। 2008 के अंत तक राज्य में कुल 38 जिले हैं। वर्तमान में प्रमंडल एवं जिले की स्थिति निम्न प्रकार है। प्रमंडल और जिला: पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास।
मगध, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। सहरसा सब डिवीज़न का दर्जा कब दिया गया? अब आगे की जानकारी सुदर्शन जी देंगे। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरे से पहले साक्षी जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अब आगे की जानकारी मेरे द्वारा अनुमंडल के बारे में। कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनता है। अनुमंडल स्तर पर प्रशासन की बागडोर अनुमंडलीय पदाधिकारी अर्थात एसडीओ के हाथ में होती है। इन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। इसकी शक्तियाँ 3 भागों में बटी है। सर्किल तथा प्रखंड के बारे में। अन्य प्रदेशों की तरह भी बिहार में अनुमंडल के 2 या अधिक राजस्व सर्किल में विभाजित करने की व्यवस्था है। कुछ सर्किल तथा प्रखंड एकरूपी होते हैं। सर्किल का प्रधान सर्किल अधिकारी होता है। सर्किल अधिकारी पर भू राजस्व, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी या अधिगृहित भूमि की देखरेख का दायित्व है। प्रखंड के बारे में। प्रखंड कई गांवों को मिलाकर बनती है। प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रखंड में विकास कल्याणकारी कार्यों का देखरेख करता है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा, कृषि विकास, पशुधन विकास, प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था इत्यादि कार्यों का दायित्व इनके पास होता है। मेरा एक प्रश्न है, सर्किल का प्रधान कौन होता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आगे की जानकारी रेणु जी देंगी। धन्यवाद। मैं रेणु शर्मा बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे से पूर्व सुदर्शन जी ने आपको बिहार ज्ञान श्रृंखला के महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया है। अब उससे आगे संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत व्यवस्था को शक्ति प्रदान की गई है। यह संशोधन इस बात पर बल देता है कि सभी राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में एकरूपता लाई जाए, इसलिए इसमें कुछ अनिवार्य तथा कुछ ऐच्छिक प्रावधान रखे गए हैं। संविधान की इसी पृष्ठभूमि में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित किया गया। संविधान व्यवस्था के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था बिहार में भी त्रिस्तरीय है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, जो गांव के स्तर पर होगी। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति गठित की जाएगी, जो विकेंद्रीय प्रजातंत्र के मध्य स्तर पर होगी। शिखर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन होगा। ग्राम सभा अनिवार्य रूप से सभी प्रदेशों में गठित की जाएगी। ग्राम सभा का गठन संविधान के 73वें संशोधन से सभी राज्यों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। यह विकेंद्रीय प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु होगा। बिहार में ग्राम सभा की साल में 4 बार बैठक बुलाई जाने का प्रावधान है। बिहार में प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक निगरानी समिति का गठन भी किया जाएगा, जो स्थानीय प्रशासनिक कार्य के आकलन एवं निगरानी का काम करेगी। ग्राम स्तर पर सभी पंजीकृत मतदाता इसमें सम्मिलित होंगे। इसका गठन प्रत्येक गांव में किया जाएगा। बिहार में ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। इस चुनाव में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण होगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में से 50% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि महिलाएं सशक्तिकरण को बल मिले और व्यवस्था एवं प्रशासन में उनको भागीदारी बढ़ाई जाए। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा।
और उसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद भी रखा जाएगा। ग्राम पंचायत के 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाया भी जा सकता है। आगे की जानकारी आपको दीपक जी देंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। रेणु जी ने पंचायत राज व्यवस्था और इससे जुड़ी जानकारी से आपको अवगत कराया। आगे की जानकारी मेरे द्वारा। पंचायती राज अधिनियम 2006 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित की जाएगी। ग्राम कचहरी में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक सरपंच होगा, जो ग्राम कचहरी एवं उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। प्रत्येक 500 की आबादी पर पंच होगा। प्रत्येक 500 की आबादी पर पंच होगा, जिसका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ग्राम कचहरी में सभी वर्गों एवं महिलाओं के स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के अनुरूप ही रखी गई है। ग्राम कचहरी की अवधि 5 वर्षों की होगी। ग्राम कचहरी को सीमित रूप से दीवानी एवं फौजदारी मामलों से संबंधित अधिकार प्राप्त है। पंचायत समिति का गठन बिहार के प्रखंड स्तर पर होगा। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति से एक सदस्य का चयन होगा। जिला परिषद बिहार पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान है। इस परिषद के सदस्य का इस परिषद के सदस्यों का प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चयन किया जाएगा तथा प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होगा। बिहार में जिला परिषद की अनिवार्य रूप से वर्ष भर में 4 बैठकें की जाएगी। आगे की जानकारी अशोक जी द्वारा, जो धनबाद से हैं। धन्यवाद। बिहार के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की व्याख्या। इस अधिनियम में ग्राम पंचायत के सभी कोटियों अर्थात मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष पदों का आरक्षण व्यवस्था है। इस अधिनियम के आलोक में ही बिहार में अंतिम बार चुनाव मई-जून 2006 में 10 चरणों में हुए। इनमें त्रिस्तरीय पंचायतों को स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दी गई, जो पहले 33% थी। राज्य वित्त आयोग संविधान के 73वें संशोधन में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य इस आयोग का गठन करना होगा, जो उन सिद्धांतों के संबंध में अनुशंसा करेगा। राज्य वित्त आयोग के गठन एवं कार्यों के लिए दिशा निर्देश बनाने का काम राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान को सौंपा गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाएगा। धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी सभी ग्रुप के साथियों को हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अतुल दी का क्वेश्चन बोलूँगी। पहला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दूसरा नंबर, उच्च न्यायालय के सारे मुकदमों की सूची को पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज करने के लिए अर्थात देखरेख के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे और इन प्रमंडलों को कितने जिलों में विभाजित किया जाता था? चौथा, अनुमंडल स्तर पर प्रशासन की बागडोर किसके हाथ में होती है? पांचवा, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? छठवां, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में से 50 सीट आरक्षण का प्रावधान किस ईस्वी में हुआ? सातवां, ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी की अवधि कितने वर्ष की होती है? आठवां, जिला परिषद के गठन के लिए कितनी आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होता है? नौवां, राज्य वित्त आयोजन का गठन वर्ष के लिए किया जाता है? 10वां, राज्य में कितने पंचायत समिति तथा जिले हैं? धन्यवाद।